नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के अतुल लिमिटेड के बारे में। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में तो ऑफ कोर्स हम चर्चा करने ही वाले हैं। लेकिन इसके अलावा कंपनी ने बाय बैक के बारे में चर्चा की है। बाय बैक को अनाउंस किया है 7,250 रुपीज़ के प्राइस पर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय बैक की ज़्यादा जानकारी कौन सी डेट है, ये सब तो अभी तक अतुल लिमिटेड ने नहीं बताया। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि अतुल लिमिटेड ने बताई है। बाय बैक का जो साइज़ है वो है ₹50 करोड़ ओनली का, तो 50 करोड़ का बाय बैक है। और प्राइस जो डिसाइड किया है वो है 7,250 रुपीज़ का। करंट मार्केट प्राइस 6,600 के आसपास का है, तो 13-14% के आसपास का प्रीमियम हमें दिखाई दे रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 1.88% के साइज का ये बायबैक होने वाला है। तो अच्छा खासा बायबैक है, अच्छा प्रीमियम भी है, तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे जब भी इंफॉर्मेशन आएंगी, जब भी रिकॉर्ड डेट होगा, कब बायबैक होगा, इसके बारे में आगे हमें पता चलने वाला है। शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक की न्यूज़ जितनी तड़कती फड़कती है, उतनी तड़कते फड़कते रिजल्ट्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट देख लेते हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम 990 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्लाइटली नीचे जाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ YOY परफॉर्मेंस यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 952 करोड़ का है, जो कि पहले 1000 करोड़ के भी ऊपर हुआ करता था। और यहाँ पर तो अदर इनकम में थोड़ी सी ज़्यादा हमें यहाँ पर इनकम देखने को मिल गई 37 करोड़ की, जो कि जनरली 6 करोड़ या 11 करोड़ होती है। तो इसलिए फिर भी हमें टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आई है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इनका जो मेन कोर बिजनेस होता है, वहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि इकोनॉमी हमें रिकवर होती हुई नजर आती है, शेयर प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर निकल चुके हैं, और वहाँ पर अगर आपको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिले तो ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात बनकर नहीं आती है। टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस 745 करोड़ के आए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले नीचे आए हैं, और पिछले साल के मुकाबले भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई देती है। अगर रेवेन्यू गिर रहा है तो कम से कम एक्सपेंसेस तो गिरने ही चाहिए, वरना प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आता है। उसके कुछ अगर रीजंस के बारे में बात करें तो पावर, फ्यूल एंड वाटर में आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट इंपैक्ट दिखाई देता है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें सिग्निफिकेंट इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते हमें यहाँ पर गिरावट टोटल एक्सपेंसेस में देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो 247 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि हमें ग्रोथ दिखा रहा है, चाहे वो YY हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट के बारे में तो 190 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ था और पिछले साल 169 करोड़ था। तो यहां पर भले ही रेवेन्यू नीचे जा रही है, उसके बावजूद प्रॉफिट्स ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका रीजन है कि खर्चे बहुत ही कम हो चुके हैं, और यही मेन रीजन है जिसके कारण प्रॉफिट हमें ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये काफी नहीं होता। खर्चे कम हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ रेवेन्यू भी बढ़ना जरूरी होता है, बिजनेस ग्रो करना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर बात करें इसके सेगमेंट के बारे में, अलग अलग सेगमेंट से कैसे हमें यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आ रही है, तो आप देख पाएंगे सेगमेंट रेवेन्यू लाइफ साइंस है और परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स, दोनों में ही गिरावट देखने को मिलती है। दोनों ही हमें यहाँ पर नंबर्स नीचे जाते हुए नजर आते हैं। YY बेसिस पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करें, यानी कि यहाँ से कितना प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, तो दोनों में यहाँ पर भी हमें गिरावट ही देखने को मिल जाती है। लाइफ साइंस हो या परफॉर्मेंस केमिकल, हम कह सकते हैं कि फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल मार्जिनली सी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो बायबैक की न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स आए इतने ज़्यादा एनकरेजिंग आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। YY बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ ज़्यादा ग्रोथ हमें रेवेन्यू में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन खर्चे कम हुए हैं, और इसी के कारण प्रॉफिट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल बिजनेस अभी तक हमें ग्रो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो थोड़े से हमें डिस्करेजिंग रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं।
स्टॉक के बारे में चर्चा करें तो ये एक मिड कैप कंपनी है। 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 6,300 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 1% आज हमें ऊपर दिखाई दिया था। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 2% की गिरावट देखने को मिली। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 28% के शानदार रिटर्न्स हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक है। 335% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स 28 का पी रेशियो, सेक्टर का पी रेशियो भी 27.58, तो उसके साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 5.88, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.47। डिविडेंड 0.43% है, जबकि सेक्टर 1.1% हमें दिखाई देता है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। 2.89,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 4.17,000 करोड़ का हो चुका है, और प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हो रहे हैं। 2017 में 0.32,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 0.66,000 करोड़ का हो चुका है। तो अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 29 जैन को 40% से भी ज्यादा की डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 7,000 के लेवल पर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। 6,000 के नीचे 6,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। इसी लेवल से वापस बाउंस बैक हमें दिखाई देता है, और वापस स्टॉक जब भी ऊपर जाता है 6,000 के ऊपर 6,500 के लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, और वापस उसी लेवल से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। तो एक ही जोन में काफी समय से स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक में आप देख पाएंगे 20 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो ऑलरेडी टूट चुका है। 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। आज की जो कैंडल है कुछ हमें यहाँ पर नेगेटिव कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। मार्केट काफी ज्यादा वीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो 52.19 है, जो कि वीक होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 46.02 है, जो कि ओवरऑल हमें यहाँ पर वीक होता हुआ ही नजर आता है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में तो फिलहाल जो क्रॉसओवर बना हुआ है गिरावट हुई है, तो यहाँ पर भी बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 6,700 का लेवल, मीडियन है 6,500 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। रेजिस्टेंस जो था वो था 6,769 का लेवल, और वहीं पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 6,020 का पहला पिवट सपोर्ट है, और दूसरा पिवट सपोर्ट 5,600 का बनकर आता है। ऑल टाइम चार्ट में हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक ने शानदार मूवमेंट बना कर दी है। स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने बना कर दिए हैं, और जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है, जब भी स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, तो ऐसी सिचुएशन में इस स्टॉक के लिए 20 मंथ्स का जो ईएमए है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है, और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 5,000 के लेवल पर, तो अभी भी अच्छा खासा गैप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना है जो Q3 के रिजल्ट्स हैं बहुत ही बुरे तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस कंपनी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छी ग्रोथ दिखाती है। और केमिकल इंडस्ट्री में तो इतनी तेजी बनी हुई है, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद अगर आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी अगर आपका डिस्करेजिंग दिखाई दे तो ये एक अच्छी बात हमें दिखाई नहीं देती। हालांकि बायबैक की न्यूज काफी अच्छी आई है, कंपनी ओवरऑल अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भले ही इस क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। और किसी कारण के वश अगर इसमें गिरावट देखने को मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से लेवल पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ बाय बैक के लिए कभी भी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। बाय बैक ऑफकोर्स 13-14% के प्रीमियम पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी बात है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसके लिए खरीद रहे हैं तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सारे के सारे शेयर स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, उसमें एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। अगर आपने 10 शेयर्स लिए हैं या फिर सपोज 100 शेयर्स लिए हैं तो सबके सब एक्सेप्ट हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार 3 होते हैं, कई बार 4 होते हैं, कई बार 5 होते हैं, कई बार 7 भी हो जाएंगे, लेकिन बाकी के शेयर्स आपके पास ही रह जाते हैं। तो अगर ज्यादा शेयर स्टैंडर्ड हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार 10 में से सिर्फ अगर
अगर 3 होते हैं तो ऐसे में आपके पास बाकी के 7 शेयर्स आप ही के पास रह जाएंगे और बाद में वापस स्टॉक प्राइस तेजी से नीचे आता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बायबैक के लिए शेयर खरीदना रिस्की हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, शेयर में अगर आपको गिरावट देखने को मिल जाए तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है। लेवल्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 6000 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक में फिलहाल दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने 2 बार इसी लेवल के आसपास कॉन्सोलिडेशन और सपोर्ट दिखाने के बाद वापस स्ट्रेंथ को रीगेन किया था और इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है वो 5700 के आसपास बनकर आ रहा है। तो मेरा मानना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 5800 से करके 6000 के जोन में दिखाई देता है तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप ऑलरेडी एक शेयर होल्डर हैं, क्या आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा मानना है 7250 का प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है अतुल लिमिटेड के लिए। अगर आप टेंडर करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप एक टोटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि आपका पर्सपेक्टिव 5 साल का, 10 साल का, 15 साल, 20 साल उससे भी ज़्यादा का है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, आपको उससे भी ज़्यादा ऊपर के प्राइसेस भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही शेयर्स पड़े हैं, आपको लगता है कि पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना बुरा नहीं है, तो ये प्राइस एक अच्छा है जहां पर आप शेयर्स को टेंडर करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।